सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और फर्दर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो जेटेट, सीटेट, यूपी टेट और अदर टेट एग्जाम्स पर पूर्णतः आधारित होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का औसत 12 है। द एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज 12 और प्रथम दो संख्याओं का औसत 4 है एंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट टू नंबर इज 4। तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो हमें यहाँ पे थर्ड नंबर क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे क्या क्या दिया हुआ पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे तीन संख्याओं का औसत दिया हुआ है और प्रथम दो संख्याओं का औसत दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ करते क्या है, तीन संख्याओं का योग निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रथम जो तीन संख्या है उसका योग निकाल लेते हैं। तो तीन संख्याओं का योग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो जितनी संख्या है वो और उसका जो औसत दिया है वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा योग निकल जाएगा। तो तीन संख्याओं का औसत बात कर रहा है तो 3 इंटू 12 करेंगे, क्योंकि तीन संख्याओं का औसत दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, तीन संख्याओं का योग इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। एज यूजुअल इसी तरह से प्रथम दो संख्याओं का औसत दिया हुआ है तो इसका योग निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रथम दो संख्याओं का योग इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 4, ओके, इज इक्वल टू आ जाएगा 8। तो यहाँ पे हमारा निकल गया तीन संख्याओं का योग निकल गया और प्रथम दो संख्याओं का योग निकल गया। अब यहाँ क्वेश्चन में आगे पूछता है कि तीसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो तीसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तीन संख्याओं का योग माइनस प्रथम दो संख्याओं के योग, तो हमारा तीसरा संख्या जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 36 माइनस 8 इज इक्वल टू आ जाएगा 28, ओके, दैट इज द आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या हुआ, सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि 12% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्षों में 6120 रुपया हो जाती है। मूलधन ज्ञात करें। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 6120 इन 3 years एट एन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। फाइंड द प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। चलिए पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले वो देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे हमारा दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, फिर समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना 3 वर्ष, और एक हमारा दिया है मिश्र धन, अमाउंट दिया हुआ है कितना 6120 रुपया, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, मूलधन यानी प्रिंसिपल पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या फॉर्मूला होगा, मिश्र धन अमाउंट इज इक्वल टू होता है क्या, प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, मिश्र धन हमारा दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 6120 रुपया दिया हुआ है, इज इक्वल टू पी प्लस एसआई, ठीक है। यहाँ पे एसआई का वैल्यू मैंने जो फॉर्मूला होता है वो पुट किया है। एसआई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में जो जो हमारा वैल्यू दिया है वो पुट करते हैं। 6120 रुपये यहाँ पे हो गया। अब पी तो हमें फाइंड करना है, पी तो कुछ होगा नहीं। अब यहाँ पे 12 पुट किए और 3, 12 हमारा क्या है आर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो ये समय है, ठीक है। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। 6120 रुपया इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो पी इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो इसको क्या किया मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो यहाँ पे 100 हो गया हमारा, ठीक है। अब 100 को यहाँ 1 से क्या किया डिवाइड किए तो क्या आएगा 100 और इसको पी से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। कितना आ गया 100 इंटू पी। यहाँ पे क्या है भिन्न का जोड़ है सिंपल, ठीक है। आपको तो आसानी आता ही हो गए, आप कर सकते हो आसानी से। फिर हो जाएगा 36 पी यानी 12 इंटू 3 करेंगे 36 और पी हमारा पहले से है, ठीक है। चलिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 100 को मैंने क्या किया इक्वल टू के इस साइड लेके यानी 6120 इंटू 100, ठीक है। अब इधर 100 पी प्लस 36 पी दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 136 पी आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने आगे लिखा है, आप यहाँ देख सकते हैं 6120 इंटू 100 इज इक्वल टू 136 इंटू पी, ठीक है। चलिए इसको अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों को उल्टा कर दिया, ठीक है। इसको मैं इक्वल टू के इधर ले आया और इसको इधर ले गया। चलिए क्या होता है देखते हैं इसमें क्या होगा, इसको सोल्व करने में आसान होगा थोड़ा। पी का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, इस वजह से मैंने किया है, ठीक है। चलिए तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा 6120 इंटू 100 बाई 136, ठीक है। अब इसको कट करते हैं तो 136 वन जा अगर कट करते हैं तो 45 टाइम्स में ये क्या होगा कट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे कितना 4500, दैट इज द आंसर। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना होगा 4500 होगा, ठीक है। चलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गणित में सबसे उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। तो गणित में सबसे उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री क्या है वो हमें बताना है। द मोस्ट यूजफुल टीचिंग एड्स इन मैथमेटिक्स आर, क्या होगा वो बताना है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दृश्य सहायक सामग्री, या फिर श्रव्य सहायक सामग्री, या फिर दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें, इसमें ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ठीक है। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। क्यों? क्योंकि सामग्री को देखकर एवं सामग्री द्वारा सुनकर गणित को सरलता से सीखा जा सकता है, ठीक है। इसी वजह से दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है गणित में सबसे उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं 19 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 19 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में क्या होगा, ठीक है। एक त्रिभुज है, उसके साइड ए बी सी दिया हुआ है, कितना कितना है। त्रिभुज की भुजाएं ए इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और सी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एस क्या होता है, एस पहले हमको यहाँ निकालना होगा, तो एस अर्ध परिधि होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, ठीक है। ये सब आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। भुजाएं जो जो हमारा दिया हुआ है, ए इक्वल टू 19, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 21 दिया हुआ है, उसको पुट करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 19 प्लस 20 प्लस 21 बाई 2, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारा 19 प्लस 20 प्लस 21 हो जाएगा 60, और जो 2 है बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको दोनों को कट करते हैं, कितने टाइम्स में कट हो जाएगा, एक 30 टाइम्स में कट हो जाएगा, ठीक है। तो एस हमारा यहाँ पे क्या है, 30 आया। चलिए एस हमारा निकल गया, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू फॉर्मूला एस जहाँ वहाँ पे एस का वैल्यू पुट करते हैं और ए का, बी का और सी का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो 30 इंटू 30 माइनस 19 हो जाएगा, इंटू 30 माइनस 20 इंटू 30 माइनस 21, ठीक है। जैसे फॉर्मूला में जैसे है वैसे ही हम पुट करते जा रहे हैं, ठीक है। आप एक बार क्या करना, अच्छे से क्वेश्चन लिखना और इसे आप सोल्व कर लेना, आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो हो जाएगा 30 इंटू 30 माइनस 19 करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 आएगा, और 30 माइनस 21 करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। चलिए इसको अब आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व किए तो ठीक है, इसमें इसको क्या करें, प्राइम फैक्टराइज कर दिए, ठीक है, ताकि हमें अंडर रूट से वैल्यू निकालने में काफ़ी आसानी होगा, इसी वजह से, ठीक है। 30 का किया, 11 का किया, 10 का और 9 का इसमें क्या प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे रहा है, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे क्या, अंडर रूट 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं तो 2 3 जा कितना हो गया 6, 6 5 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। 11 11 अपनी जगह पे है, फिर 2 इंटू 5 10 हुआ, फिर 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। इसको मैंने तोड़ दिया है, ठीक है। चलिए इसको अब आगे सोल्व करते हैं। तो आ जाएगा, यहाँ से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, जो 2 होता है अंडर रूट के अंदर वो कॉमन लेके क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉमन इसमें क्या है, एक 2 है तो 2 बाहर आ गया, फिर 5 यहाँ पे दिख रहा है तो 5 बाहर आ गया, फिर 3 है तो एक 3 बाहर आ गया, ठीक है। अब बच गया कितना 11, 3 जा 33, तो अंडर रूट के अंदर हमारा क्या 33 बच गया, ठीक है। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 5 करते हैं तो कितना आ जाएगा 30 अंडर रूट 33, यही होगा हमारा आंसर, ओके। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हमको बताना है प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योग इज इक्वल टू क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है n इंटू एन प्लस 1/2। इससे क्या होगा, हमारा प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल जाएगा। देन उसके बाद हमारा एवरेज इसे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो 60 फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देते हैं, 60 इंटू 60 प्लस 1/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 61 हो जाएगा बाई 2। अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 30 इंटू 60, ठीक है।
मैंने यहाँ से कट किया, 2 को इसका क्या था 30 आ गया, ठीक है। 30 इंटू 60 यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ठीक है, यहाँ पे 61 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं किया है, यहाँ पे 61 होगा, आप इसे याद रखना, ठीक है, 61 होगा। चलिए औसत देखते हैं, औसत इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हमारा संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग हमारा कितना है 30 इंटू कितना है 30 इंटू 61 है, और कुल संख्या कितनी है 60 है, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारा होगा यहाँ 30 इंटू 61/60, ठीक है। यही हमारा ये संख्याओं का ऊपर क्या है संख्याओं का योग है, और नीचे क्या है टोटल संख्या है, ये औसत का फॉर्मूला हुआ है, ठीक है, एवरेज का। चलिए अब आगे इसको सोल्व करते हैं, तो 30 इसको कट करते हैं तो 31 जा 30 हो जाएगा, 32 जा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा 30.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो बचा था 2 नीचे बचा था, उसको 2 से अगर 61 को कट करते हैं तो कितने टाइम्स में कट हो जाएगा 30.5, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है, ठीक है। मुद्रा का योग मतलब मनी का अगर सब्ट्रैक्ट एडिशन सब सिखला रहे हैं बच्चों को, तो ऑप्शन से बताना है कि मुद्रा के योग का कौशल बढ़ाने की सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी होगी, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन है रोल प्ले पहला, दूसरा है मॉडलों का प्रयोग, या फिर बहुत सारी समस्याएं प्रश्न हल करना, ठीक है, या ऑप्शन डी होगा ICT का उपयोग। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि रोल प्ले रणनीति के माध्यम से विद्यार्थियों में वास्तविक परिस्थितियों की समझ को विकसित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे रोल प्ले में विद्यार्थी कक्षा के अंदर असल जिंदगी से प्रेरित होकर क्रेता और विक्रेता बनकर मुद्रा का योग या उपयोग को भलीभांति सीख सकते हैं, ठीक है। इस वजह से रोल प्ले काफी ही उपयुक्त रणनीति होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि क्रय मूल्य, क्या बोल रहा है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ओके। इफ द परचेज प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। क्या होगा, हमें लाभ का प्रतिशत वो बताना है। चलिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। बोलता है क्रय मूल्य, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या, सॉल्यूशन में देखते हैं, विक्रय मूल्य मान लेते हैं 100, तो विक्रय मूल्य का 95% है, तो विक्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया का अगर हम 95% निकालते हैं तो कितना होगा 95 रुपीज। तो क्रय मूल्य यहाँ पे क्या हो जाएगा 95। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य 100 रुपया है और क्रय मूल्य 95 रुपीज है, तो लाभ हो रहा है या हानि, यहाँ पे हमारा लाभ हो रहा है। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा है 100 और क्रय मूल्य है 95। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा 5 रुपये 5 रुपया। तो यहाँ पे हमारा 5 रुपया जो क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन पूछ रहा है लाभ का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो लाभ परसेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ हमारा कितना है 5 रुपीज, वैल्यू को पुट कर देते हैं, और क्रय मूल्य कितना है हमारा 95 रुपीज, तो 5/95 इंटू 100, ठीक है। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको आप क्या करना अच्छे से एक बार सोल्व करना, यहाँ से मुझे कट करने के लिए बनता नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 5.26, ओके, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ क्या सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आप कट करना, आपका वैल्यू यही आएगा 5.26 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है एक आयताकार क्षेत्र की एक भुजा 15 मीटर और विकर्ण 25 मीटर है, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और साइड ऑफ ए रेक्टेंगल एरिया इज 15 मीटर एंड डायगोनल इज 25 मीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ अ एरिया, ओके। तो एरिया का हमें यहाँ क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। हमारा यहाँ पे क्या क्या दिया है पहले वो देख लेते हैं। तो एक आयताकार क्या है फील्ड है, ठीक है, सॉल्यूशन में एक आयताकार फील्ड है, उसमें एक साइड दिया हुआ है और डायगोनल दिया हुआ है, और हमारा क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है आयताकार क्षेत्र का, ठीक है। चलिए क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। आयताकार क्षेत्र की एक भुजा, उसे L मान लेते हैं, 15 मीटर दिया हुआ है। दूसरा है हमारा विकर्ण, विकर्ण हमारा कितना दिया हुआ है 25 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है।
अगर यहाँ पे हमारा दूसरा साइड भी मालूम होता तो यहाँ क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें मिल जाता। क्यों? क्योंकि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो एल तो हमें मालूम है लेकिन बी नहीं मालूम है। चलिए बी निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए विकर्ण हमारा दिया हुआ है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए विकर्ण दिया हुआ है कितना 25, एल दिया हुआ है कितना 15। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पे हो गया हमारा विकर्ण 25, एल 15 का स्क्वायर हो गया, बी हमें यहाँ फाइंड करना है, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है, इधर भी स्क्वायरिंग इधर भी। क्यों? इससे फायदा क्या होगा वो देखते हैं। तो इससे अंडर रूट हमारा कट जाएगा, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 15 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल का क्या स्क्वायर है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा स्क्वायर से ए अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से स्क्वायरिंग किया मैंने बोथ साइड, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 625 माइनस 225, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 400, ठीक है। अब यहाँ भी बी स्क्वायर है इज इक्वल टू 400 है, तो किसका स्क्वायर है 20 का स्क्वायर है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का होल स्क्वायर, इससे क्या होगा स्क्वायर स्क्वायर बोथ साइड क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो बी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20, ठीक है। तो यहाँ पे एल हमारा निकल गया 15 और बी निकल गया 20। तो क्षेत्र का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी होता है। एल है हमारा 15 और बी हमारा आ गया 20, ठीक है। 15 इंटू 20 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 300, ओके। दैट इज द आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय गणितज्ञ ने पाई का मान 3.1416 निर्धारित किया था? विच इंडियन मैथमेटिशियन हैड सेट द वैल्यू ऑफ पाई टू 3.1416, ठीक है। किसने किया था? ऑप्शन देखते हैं। आर्यभट्ट प्रथम में किया था, या फिर श्री धराचार्य ने किया था, या फिर श्री रामानुजम ने किया था, या फिर महावीराचार्य ने किया था। ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, आर्यभट्ट प्रथम ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 3:5 है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, दो बेलन दिया हुआ है, उसकी आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में क्या कहते हैं पहले उसे हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं। दो बेलन है तो बेलनों की आधार की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है 5:7 है। तो R1 हम 5 को मान लेते हैं, R2 इज इक्वल टू 7 मान लेते हैं। क्यों? तो R1 इक्वल टू 5 मतलब पहले बेलन का त्रिज्या हुआ और R2 इक्वल टू 7 दूसरे बेलन का आधार त्रिज्या हुआ, ठीक है। चलिए R1 इक्वल टू 5 और R2 इक्वल टू 7 हो गया। चलिए अब इसी तरह से ऊंचाई को भी मान लेते हैं एज यूजुअल। तो दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा h1 मान लेते हैं और h2। तो h1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और h2 इक्वल टू 5। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है 2πr/h, ठीक है। अब यहाँ हमारा क्या पूछ रहा है, दोनों बेलनों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का अनुपात इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr1h1 बाई 2πr2h2 होगा, ठीक है। अब चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 5 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2π से 2π कैंसिल हो गया, यहाँ सिर्फ हमारा बचा है R1 इंटू H1 बाई R2 इंटू H2 सिर्फ बचा है, ठीक है। तो उसका वैल्यू पुट करते हैं। तो R1 का वैल्यू कितना है 5 है, फिर H1 का वैल्यू कितना है 3, 5 इंटू 3 हो गया ऊपर, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा R2 है 7 और H2 है 5, ठीक है। तो 7 इंटू 5 हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। 5 इंटू 3 बटे 7 इंटू 5, ठीक है। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 3/7, ओके। कट हो गया यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो गया तो बचा 3/7। तो यहाँ पे क्षेत्र का अनुपात क्या हो जाएगा 3:7, ओके। दैट इज द आंसर।
तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।